नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और हम बात कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था या फिर इंडियन पॉलिटी की। तो दोस्तों, अभी तक हमने 1861 के भारत परिषद अधिनियम तक की बात कर ली थी। और आज की जो दोस्तों हमारे एक्ट हैं वो हैं 1876 का शाही उपाधि अधिनियम या फिर हम इसे रॉयल टाइटल अधिनियम भी बोलते हैं। और एक और है हमारा दोस्तों छोटा सा अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम 1892। तो दोस्तों ये जो अधिनियम है बहुत ही छोटे छोटे हैं, बहुत ही कम फैक्ट हैं इसमें, ठीक है, परंतु इसमें कुछ ज़रूरी बातें समझने वाली हैं, ठीक है। और काफ़ी बड़े चेंजेस हैं, भले ही कम फैक्ट हैं लेकिन कुछ बड़ी बातें इसमें हम देखेंगे, है ना। तो दोस्तों हमारा आज का पहला जो अधिनियम है वो है शाही उपाधि अधिनियम या फिर रॉयल टाइटल एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका नाम रॉयल टाइटल एक्ट इसलिए है क्योंकि इस एक्ट के द्वारा, ठीक है, भारत में जो ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया थी उन्हें भारत की भी महारानी या फिर साम्राज्ञी घोषित किया गया, ठीक है। तो देखिए 28 अप्रैल 1876 को विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी, ठीक है, या फिर रानी भी हम बोलेंगे, रानी घोषित किया गया, ठीक है। और 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार लगाया गया, ठीक है, और विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इससे पहले हमने जब 1858 का एक्ट पढ़ा था, है ना, तो हमने देखा था कि इस एक्ट की घोषणा करने के लिए, ठीक है, इलाहाबाद में, ठीक है, एक शाही दरबार लगाया गया था, ठीक है। तो उसी प्रकार से दोस्तों चूँकि ब्रिटेन की महारानी थी, ठीक है, और उन्हें अब भारत की महारानी भी घोषित किया जा रहा था, ठीक है, तो घोषणा ऐसे तो कर नहीं देंगे, है ना। तो उस घोषणा करने के लिए दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली दरबार लगाया गया, ठीक है, दिल्ली दरबार लगाया गया। अब दोस्तों मैंने बताया था कि जैसे इलाहाबाद दरबार जब हमने पढ़ा था तो क्या होता है, ठीक है, तो एक बहुत ही बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ठीक है। और उस कार्यक्रम में जो महारानी विक्टोरिया थी उस टाइम पे, ठीक है, विक्टोरिया, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, जो ब्रिटेन की रानी थी विक्टोरिया, उन्हें दिल्ली दरबार लगाया गया और भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया, ठीक है। और उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया, ठीक है। और तो ये सब जो दोस्तों कार्यक्रम हुआ था ये किसके द्वारा किया गया था, उस टाइम जो वायसराय थे, ठीक है, लॉर्ड लिटन, ठीक है। तो ये सब जो क्रियाकलाप किया गया वो लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया। परंतु दोस्तों दिक्कत वाली बात इसमें ये है, ठीक है, कि इसी टाइम, ठीक है, जब ये उन्हें घोषित किया गया, ठीक है, 1876-77 के टाइम पे, ठीक है, बंगाल में एक बहुत ही भयानक अकाल पड़ा, ठीक है। इतना भयानक अकाल पड़ा दोस्तों कि लगभग 50 से 60 लाख लोग भूख से या फिर भूखमरी से मारे गए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक तरफ तो भारत के लोग मर रहे थे भूख से, ठीक है, दूसरी तरफ ये दिल्ली दरबार लगाकर, ठीक है, और ये महारानी को साम्राज्ञी घोषित करने के लिए यहाँ पे पैसा खर्च कर रहे थे। तो इस चीज़ को लेके दोस्तों जो लॉर्ड लिटन थे, ठीक है, उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, ठीक है, और उनके लिए एक पंक्ति बोली गई, ठीक है, उनके लिए बोला गया नीरो फिडल्ड वाइल रोम बर्न्ड, ठीक है। दोस्तों ये क्या है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब रोम में बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, ठीक है, तो वहाँ के जो राजा थे नीरो, ठीक है, वो बांसुरी बजा रहे थे या फिर अपने में मस्त थे, ठीक है, उन्हें राज्य से कोई मतलब नहीं था। तो ये सेंटेंस दोस्तों लॉर्ड लिटन के लिए बोला गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किसके लिए बोला गया था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से हम दिल्ली दरबार की कहानी देखेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने इलाहाबाद दरबार पढ़ा था, ठीक है, 1858 के एक्ट में। इसके बाद दोस्तों दिल्ली दरबार की कहानी देखिए, 1870 में पहला दिल्ली दरबार देखने को मिलेगा हमें। उस टाइम जो ब्रिटिश क्राउन थी वो कौन थी, महारानी विक्टोरिया, ठीक है, और जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिटन। देखिए दोस्तों इस दिल्ली दरबार में एक चीज़ जानने वाली है कि जो महारानी विक्टोरिया थी वो भारत नहीं आई थी, ठीक है। तो जो भी कार्यक्रम था वो लॉर्ड लिटन द्वारा किया गया था, ठीक है, और उन्हें ये केसर हिंद की उपाधि दी गई थी, लेकिन महारानी विक्टोरिया भारत नहीं आई थी। इसके बाद दोस्तों दूसरा दिल्ली दरबार देखने को मिलेगा हमें 1903 में। चूँकि 1900 के आसपास जो महारानी विक्टोरिया थी, ठीक है, ब्रिटेन की, उनकी डेथ हो जाती है।
उसके बाद वहाँ के अलग दूसरे नेक्स्ट जो राजा होते हैं वो बनते हैं एडवर्ड सप्तम, ठीक है, एडवर्ड सप्तम, ठीक है, ब्रिटेन के नए राजा बनते हैं। तो चूंकि नए राजा बनते हैं ब्रिटेन में, ठीक है, तो अब वो भारत के भी राजा हो गए, तो उनकी घोषणा करने के लिए एक और दिल्ली दरबार लगाया जाता है 1903 में, और उस टाइम जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है दोस्तों। तो जब ये भी दिल्ली दरबार लगाया गया था 1903 में, तो तब भी ये एडवर्ड थे जो, ठीक है, जो ब्रिटेन के राजा थे वो भारत नहीं आए थे। इसके बाद अगला दिल्ली दरबार देखने को मिलेगा दोस्तों हमें 1911 में, ठीक है। उस टाइम जॉर्ज पंचम व मैरी, ठीक है, भारत आए थे, ठीक है, और वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। तो दोस्तों इसमें ये अलग है कि जो ये तीसरा दिल्ली दरबार हम देखेंगे, ठीक है, 1911 में। तो इस टाइम जो ये दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, ठीक है, तो इस टाइम बंगाल विभाजन को भी रद्द किया गया था, ठीक है, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। उसके अलावा जो दिल्ली थी, ठीक है, उसे कैपिटल घोषित किया गया था, राजधानी घोषित किया गया था, है ना, 1912 में। तो ये 1911 में ये दरबार लगाया गया, तो उस टाइम जो जॉर्ज पंचम और मैरी थे वो भारत आए थे, ठीक है। तो इनमें ये तीन हमने पढ़े दिल्ली दरबार। इसमें बस ये डिफरेंस है कि जब ये दोनों दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया तो ये राजा या महारानी हुआ करते थे, भारत नहीं आए थे, लेकिन जो ये 1911 में हुआ था आयोजन, इसमें जो ये राजा थे वो भारत आए थे, ठीक है दोस्तों। तो ये स्टेटमेंट के रूप में आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसे आप याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी दिल्ली दरबार की कहानी। इसके अलावा एक इसमें पॉइंट है कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी, ठीक है, उसमें 6वें सदस्य की एंट्री हुई। मतलब अब वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें अब 6 सदस्य हो गए थे, ठीक है। इसके अलावा तो दोस्तों हम थोड़ी ये एक पिक्चर और समझ लेते हैं ताकि चीज़ें आपको याद हो जाए। देखिए दोस्तों, हमने जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा था, ठीक है, तो उसमें जो गवर्नर जनरल की परिषद हुआ करती थी उसमें सदस्य संख्या थी 4, ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। फिर दोस्तों 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, उसमें एक माइनस कर दी गई और जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें तीन सदस्य हो गए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1833 में, ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट आया, उसके द्वारा, ठीक है, एक चौथे अस्थायी सदस्य को जोड़ा गया, ठीक है, जो थे लॉर्ड मैकाले विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया, ठीक है, और इनको आगे चल के 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा इन्हें स्थायित्व प्रदान किया गया या स्थायी रूप प्रदान किया गया। और दोस्तों फिर 1861 में एक 5वें सदस्य की एंट्री हुई, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों ये जो गवर्नर जनरल या फिर वायसराय की परिषद थी उसमें चेंजेस देखने को हमें मिले हैं, तो ये आप याद रखिएगा, है ना। इसके बाद दोस्तों अगली ये बात है कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इससे कई फैक्ट निकल जाते हैं। जैसे इस टाइम जो गवर्नर जनरल या फिर वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन, ठीक है, लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे, ठीक है। इसके अलावा जो कांग्रेस की स्थापना की थी वो किसने की थी? A.O. ह्यूम, ठीक है, तो इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। तो ये दोस्तों डेट भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो उस टाइम वायसराय थे ये भी इम्पॉर्टेंट है, और A.O. ह्यूम ये भी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों इसमें इतने ही पॉइंट थे। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला अधिनियम है 1892 का अधिनियम, ठीक है। तो इसमें दोस्तों पहले 2 ही प्रावधान है मुख्यतः, इसमें हम सब कवर कर लेंगे, है ना। तो इसमें दोस्तों जो पहला पॉइंट है, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, जब हमने 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ा था, ठीक है, तो हमने देखा था कि एक तो गवर्नर जनरल की परिषद हुआ करती थी, ठीक है, गवर्नर जनरल की एक परिषद हुआ करती थी, और एक और हुआ था, किसका गठन हुआ था? केंद्रीय विधान परिषद का, केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ था 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा, जब हमें पहली बार संसदीय व्यवस्था देखने को मिली थी, ठीक है। तो केंद्रीय विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या थी, हमने अभी पढ़ी थी, पिछले एक्ट में पढ़ी थी, 6 से 12 हुआ करती थी, 6 से लेके मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12। लेकिन इस एक्ट के द्वारा मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16, ठीक है, ये प्रावधान कर दिया गया कि अब इसमें मिनिमम 10 सदस्य होंगे और मैक्सिमम 16, तो इनकी सदस्य संख्या में बढ़ोतरी की गई। इसके अलावा दोस्तों जो प्रांतीय विधान परिषद हुआ करती थी, मैंने आपको बताया था प्रांतीय विधान परिषद। थोड़ी दोस्तों हम देख लेते हैं कि अभी तक की कहानी क्या है, भारत में चल क्या रहा है, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है।
देखिए क्या क्या था भारत में, एक तो वायसराय हुआ करते थे, ठीक है, वायसराय, ठीक है, वायसराय हुआ करते थे भारत के, ठीक है। इसके अलावा इनकी एक परिषद हुआ करती थी, वायसराय परिषद, ठीक है, जिसमें हमने अभी पढ़ा, ठीक है, कि 6 सदस्य हुआ करते थे, ठीक है, 6 सदस्य थे। अभी तक की हम कहानी समझ रहे हैं कि क्या है भारत में, कौन कौन सी बॉडी हैं, ठीक है। तो एक हो गई वायसराय परिषद। दूसरी दोस्तों हमने पढ़ा केंद्रीय विधान परिषद हुआ करती थी, ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद, ठीक है। इसमें हमने दोस्तों अभी चर्चा कर ली कि 10 से 16, मिनिमम 10 सदस्य और मैक्सिमम 16 सदस्य ये होते थे। तो ये हो गई हमारी केंद्र की बात, ठीक है, सेंट्रल में ये चीज़ थी, ठीक है, ये चीज़ थी। उसके अलावा दोस्तों प्रांतीय विधान परिषद हुआ करती थी। मैंने आपको बताया था कि प्रांतीय विधान परिषदों का भी गठन किया गया था, तो प्रांतीय विधान परिषद भी हुआ करती थी, ठीक है। तो उसके भी सदस्य संख्या, जो सदस्य हुआ करते थे उसमें भी जो हुआ करते थे सदस्य, उनकी भी संख्या में बढ़ोतरी की गई थी इस एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो एक तीसरी बॉडी ये हो गई, 2 बॉडी ये हो गई। इसके अलावा दोस्तों मैंने बताया था कि ब्रिटेन में भारत सचिव हुआ करते थे, ठीक है, और उनकी एक परिषद भी हुआ करती थी ब्रिटेन में, ठीक है, या फिर उसे हम बोलेंगे भारत सचिवालय, या फिर हम बोलेंगे भारत परिषद हुआ करती थी, ठीक है। तो एक बॉडी ये हुआ करती थी, इसे हम बोलेंगे भारत सचिवालय, या फिर भारत परिषद, ठीक है। तो ये ब्रिटेन में है। तो दोस्तों अभी तक की पिक्चर में ये चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है। और दोस्तों अभी तक ये जो हम देख रहे हैं, अभी तक जो भारतीयों की एंट्री हुई है वो इसमें हुई है, केंद्रीय विधान परिषद में हुई है, ठीक है, इसमें भारतीयों की एंट्री हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों, ठीक है, ये प्रांतीय जो विधान परिषद हैं, जो राज्य थे छोटे, है ना, उसमें भारतीयों की एंट्री हो चुकी है। लेकिन अभी तक वायसराय की परिषद में और ब्रिटेन में जो ये परिषद है, ठीक है, जिसमें सचिव होता था भारत सचिव, उसमें भारतीयों की एंट्री नहीं है, ठीक है। तो आगे चल के जब हम 1909 का पार्लियामेंटो रिफॉर्म पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें भारतीयों की एंट्री देखने को मिलेगी। लेकिन अभी तक इन दोनों में भारतीयों की एंट्री है। तो आपको अच्छे से क्लियर होगा दोस्तों ना, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसके बाद बजट व लोकहित मामलों में 6 दिन पूर्व सूचना देकर भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार। देखिए मैंने दोस्तों बताया था कि जो केंद्रीय विधान परिषद थी, ठीक है, तो 1861 का जो हमने भारत परिषद अधिनियम पढ़ा था, ठीक है, उसके द्वारा भारतीयों की 3 भारतीयों की इसमें एंट्री हुई थी, है ना, 3 जो राजा थे, पटियाला के थे, पंजाब के थे, है ना, और सरदिनकर राव, ये तीन लोग थे, है ना। इनकी 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा जो केंद्रीय विधान परिषद हुआ करती थी उसमें एंट्री हुई थी। तो दोस्तों हमें पहली बार भारतीयों की एंट्री देखने को मिली थी कोई विधि निर्माण या विधि कानून में। तो दोस्तों यहाँ पे जो इनकी एंट्री हुई थी, ठीक है, तो इनको एंट्री तो कर दी गई थी इनकी, ठीक है, भारतीयों की, लेकिन इनको कोई मत देने का अधिकार, ठीक है, या फिर कोई प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, बस इनकी सिर्फ एक एंट्री हुई थी। तो इस एक्ट के द्वारा दोस्तों जो 1892 का अधिनियम है, इसके द्वारा पहली बार दोस्तों, ठीक है, इनको प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, ठीक है। जो ये हमारी केंद्रीय विधान परिषद थी, इसमें पहली बार बहस करने का अधिकार दिया गया। एक तो बहस करने का अधिकार दिया गया और दूसरा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। लेकिन दोस्तों अभी भी इनको वोट देने का अधिकार नहीं था और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अब ये क्या चीज़ है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो भारतीय थे केंद्रीय विधान परिषद में जो भारतीयों की एंट्री हुई, ठीक है, उसमें इनको इस एक्ट के द्वारा प्रश्न पूछने का अधिकार तो मिल गया, ठीक है, प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया, ठीक है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं मिला, ठीक है, ना ही पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। अभी पूरक प्रश्न क्या है? पूरक प्रश्न दोस्तों देखिए, इनको 6 दिन पूर्व सूचना देकर भारतीयों को प्रश्न पूछने की इजाज़त दी गई थी, ठीक है। अब यदि कोई भारतीय है, ठीक है, यहाँ पे इसको कोई प्रश्न पूछना है तो इसे पहले 6 दिन पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, उसके बाद ये कोई प्रश्न पूछ सकता था, ठीक है। अब मान लीजिए इसने कोई एक प्रश्न पूछ लिया, ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये दूसरा प्रश्न नहीं पूछ सकता था, ठीक है, उसे बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या फिर पूरक प्रश्न, ठीक है। इसे हम और आगे चल के अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये कुछ प्रावधान थे महत्वपूर्ण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, कि इसमें पहली बार जो भारतीय थे उन्हें प्रश्न पूछने का और बहस करने का अधिकार मिला था। इसके बाद 1909 के एक्ट के द्वारा इनकी जो भारत परिषद हमारी ब्रिटेन में थी उसमें भी एंट्री होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये आज के हमारे एक्ट थे 2,
है ना। हम 2 एक्ट का ही अध्ययन करेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो दोस्तों ज़्यादा पढ़ लेंगे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, है ना। अभी हम 2 एक्ट ही पढ़ते हैं और आज फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों अभी तक जो हमने बात की है, तो दोस्तों अभी तक हमने जो 1892 का अधिनियम है, ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर ली है। हमने स्टार्टिंग की थी दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो एक बार फिर से हम जल्दी जल्दी जो मेन चीज़ें हैं वो रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें हमने पढ़ा था दोस्तों कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, उसे ब्रिटेन सरकार की तरफ से 2 प्रकार के एकाधिकार दिए गए थे। एक तो व्यापारिक एकाधिकार थे, ट्रेड, ठीक है, और एक प्रशासनिक या फिर राजनीतिक, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। ये 20 वर्षों के लिए एकाधिकार इनको दिए गए थे। और अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन भी कर रही थी और व्यापार भी कर रही थी। इसके अलावा दोस्तों जो बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, क्योंकि उनकी शक्तियों में इजाफा किया गया था, ठीक है। और जो ये मद्रास और जो बॉम्बे के गवर्नर हुआ करते थे, उनकी शक्तियों में कमी की गई थी, और जो बंगाल के जो गवर्नर थे उनकी शक्तियों में इजाफा किया गया था। इस कारण बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। इसके अलावा दोस्तों इस एक्ट के अंतर्गत दोस्तों जो बंगाल था, ठीक है, या फिर कोलकाता था, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके जो जज थे वो थे एलिजा एम्पे। और जो भी भारतीय थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, उन्हें रिश्वत लेने और अन्य निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद दोस्तों हमने 1884 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था, है ना। 1884 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था। इसमें हमने दोस्तों पहली बार ड्यूअल सिस्टम देखने को मिला था, ड्यूअल सिस्टम या फिर द्वैत शासन, है ना, द्वैत शासन देखने को मिल गया था। तो इसमें दोस्तों 2 बॉडी बना दी गई थी, ठीक है। एक तो थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और एक थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ये देखते थे व्यापारिक मामले और ये देखते थे प्रशासनिक या फिर राजनीतिक मामले। इसके अंतर्गत दोस्तों कंपनी के शेयरधारक होते थे, ठीक है। और जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर हैं, है ना, इसके अंतर्गत होते थे 6 सदस्य होते थे, जिसे क्राउन नॉमिनेट करता था, ठीक है दोस्तों। ये इसमें एक मुख्य बात थी। इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था जो मुख्य एक्ट दिख रहा है ना, इसके बाद हमने 1813 का पढ़ा था चार्टर एक्ट। इसके में दोस्तों पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, उसके जो व्यापारिक एकाधिकार थे, पहली बार बहुत व्यापक मात्रा में कमी की गई। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल चाय का व्यापार, चीन के साथ व्यापार और अफीम का व्यापार, इन 3 चीज़ों के व्यापार के एकाधिकार के अलावा जितने भी इसके पास एकाधिकार थे, व्यापारिक एकाधिकार, उन समस्त एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों इस एक्ट के बाद अन्य जो ब्रिटिश कंपनियां थी, है ना, वो भी भारत में आकर व्यापार कर सकती थी, है ना। इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था 1833 का चार्टर एक्ट, है ना। 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ा था। इसमें दोस्तों हमने देखा था जो ये 3 चाय, चीन और अफीम, ये 3 एकाधिकार बचे थे, इन्हें भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और इस एक्ट के बाद दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, भारत में सिर्फ प्रशासन कर रही थी और इसके जो भी व्यापारिक एकाधिकार थे उन्हें पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है। तो इसमें दोस्तों इस एक्ट के द्वारा हमें पहली बार संसदीय व्यवस्था देखने को मिली, बहुत ही मुख्य पॉइंट है, संसदीय व्यवस्था देखने को मिली। और एक केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया जिसमें 12 सदस्य थे। इसे हम लघु संसद भी बोलते थे। ये दोस्तों जितने भी 12 सदस्य थे ये सारे अंग्रेज हुआ करते थे। इस टाइम तक भारतीयों की कोई एंट्री नहीं हुई थी। इसके बाद दोस्तों हमने 1858 का एक्ट पढ़ा, है ना, ठीक है। तो इस एक्ट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जितने भी प्रशासनिक या फिर व्यापारिक एकाधिकार थे सभी को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। और अब जो ब्रिटिश सरकार थी या फिर ब्रिटेन सरकार थी, अब वो यहाँ पे भारत में रूल कर रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी हो गई थी समाप्त। तो इसीलिए दोस्तों इलाहाबाद में एक दरबार सजाया गया था, ठीक है। और अब से भारत में ब्रिटिश रूल करेंगे, है ना। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कहानी है वो यहाँ इस एक्ट के द्वारा ख़त्म हो जाती है। इसके बाद दोस्तों हमने 1861 का एक एक्ट पढ़ा था, ठीक है। 1861 का एक्ट पढ़ा था दोस्तों। इसके बाद हमने
इसमें पहली बार हमने देखा था कि भारतीयों की एंट्री हुई थी, जो केंद्रीय विधान परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद थी, इसमें पहली बार भारतीयों की 3 भारतीयों की एंट्री होती है ना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा एक 1876 का एक्ट और 1892 का, तो एक बार हम और देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके द्वारा हमने देखा कि पहली बार जो ब्रिटेन की महारानी थी, है ना, उन्हें भारत की रानी घोषित किया गया और ये घोषणा करने के लिए दिल्ली दरबार की स्थापना की गई। और इसके जो ये घोषणा की थी, इसके लिए लॉर्ड लिटन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है और उनके लिए एक सेंटेंस बोला जाता है, नीरो फिडल्ड वाइल रोम बर्न्ड। ठीक है, जब रोम जल रहा था तो जो नीरो थे, वहाँ के राजा थे रोम के, वो बांसुरी बजा रहे थे या फिर अपनी मस्ती में मस्त थे। इसके अलावा दोस्तों जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, उसमें 6वें सदस्य की नियुक्ति की गई थी। इसके अलावा दोस्तों हमने देखा भारत परिषद अधिनियम, इसमें केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की बढ़ोतरी की गई, 10 से 16 कर दी गई, जो पहले थी 6 से 12। इसके अलावा बजट व लोकहित मामलों में 6 दिन पूर्व सूचना देकर भारतीयों को प्रश्न पूछने की अधिकार। तो मैंने दोस्तों अच्छे से समझा दिया आपको कि अब भारतीयों को जो केंद्रीय विधान परिषद थी या राज्य विधान परिषद में जो भारतीय थे, उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे 1909 का एक्ट है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे हम अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। मार्लियामेंटो अधिनियम भी बोलते हैं उसे हम, और बाकी जो 1919 का अधिनियम है उसको चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आपको बता दूं कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था या फिर इंडियन पॉलिटी का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, और हमने 1892 तक की बात अभी कर ली है, ठीक है। और 1-2 दिन में ये जो हम संवैधानिक जो एक इतिहास पढ़ रहे हैं भारत का, ठीक है, अंग्रेज़ों का रोल, ये 2 दिन में हम ख़त्म कर देंगे पूरा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम एक बार पूरा अच्छे से एक बार और रिवीजन करेंगे। हम हर क्लास में दोस्तों रिवीजन करने वाले हैं ताकि ये चीज़ें आपको रट जाएँ, है ना, आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए हम हर क्लास में रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से हर चीज़ क्लियर हो जाए। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो लेक्चर हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, है ना, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि डेली मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ या फिर डाल रहा हूँ वीडियो, है ना, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।